हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग सेमेस्टर 2 का फंडामेंटल ऑफ कॉमर्स का चैप्टर फर्स्ट कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि कंपनी का फीचर्स क्या होता है, कंपनी का मेरिट डिमेरिट, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। ये सब आप लोग का सिलेबस में कंपनी वाले चैप्टर में है, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले जा सके। थैंक यू। बेसिकली कंपनी का जो जन्म हुआ था हमारे भारत देश में वो 1850 के आसपास हुआ था। जो उस समय एक अधिनियम, कंपनी अधिनियम सबसे पहले बनाया गया था। उस समय जब अधिनियम बना तो हम लोग का देश में अंग्रेज़ों का राज्य था, जो उन लोगों के द्वारा ही कंपनी अधिनियम बनाया गया था। बाद में जैसे जैसे हम लोग विकसित होते गए या फिर जैसे जैसे हम लोग का कंपनी का जो डिमांड है बाज़ार में वो बढ़ता गया और कंपनी विकसित होते गया, तो समय समय पर हम लोगों ने कंपनी अधिनियम को संशोधन करते आए, अमेंडमेंट करते आए हैं। और आगे चल के 1936 में हम लोग इसका संशोधन किए और बाद में चल के 1956 में आज़ादी के बाद भी हम लोगों ने इसका संशोधन किया कंपनी अधिनियम में। और अभी जो लेटेस्ट संशोधन हुआ है वो 2013 में हुआ है। कंपनी अधिनियम 2013 को अभी हम लोग मुख्य रूप से फॉलो करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि कंपनी है क्या, कंपनी मतलब क्या होता है कंपनी, तो आप लोग को पता है कि किसी भी बिज़नेस को अगर हम लोग करते हैं तो बिना कैपिटल का तो हम लोग कोई बिज़नेस स्टार्ट कर नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं कैपिटल एक कॉमन चीज़ है किसी भी तरह का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। चाहे आप सोल ट्रेडर बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे पार्टनरशिप का बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर कोई बड़ा बिज़नेस करना चाह रहे हैं जहां पर कैपिटल बहुत बड़ा लगने वाला है, तो उस तरह से कंपनी का जन्म हुआ जहां पर जो कैपिटल का जो अमाउंट है वो बहुत बड़ा मात्रा में, बहुत ह्यूज कैपिटल का अगर ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग कंपनी का निर्माण करते हैं। अब सवाल उठता है कि सोल ट्रेडर में और पार्टनरशिप में जो हम लोग का पैसा लगता है वो कहाँ से आता है। वो तो हम लोग अपने पर्सनल सोर्स से पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। अब कंपनी में क्या होता है कि आप एक बड़ा अमाउंट का कल्पना करके कंपनी को स्टार्ट करते हैं और वो अमाउंट आपको बाज़ार से, पब्लिक के बीच से लेना होता है। जो कैपिटल होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में, शेयर्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसके आधार पर हम लोग कंपनी का जो कैपिटल है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ रहने के कारण जो देश के आम जनता है, पब्लिक है, वो लोग शेयर खरीदते हैं और शेयर के माध्यम से हम लोग कैपिटल फॉर्मेट कर लेते हैं। तो कंपनी का जो निर्माण होता है बेसिकली बड़ा कैपिटल का रिक्वायरमेंट के कारण हम लोग कैपिटल का व्यवस्था करने के लिए बड़ा कंपनी खोलते हैं या कंपनी का निर्माण करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कंपनी का अर्थ क्या होता है। बेसिकली एक कंपनी का क्या क्या मतलब मीनिंग निकल सकता है, या एक कंपनी को हम लोग किस हिसाब से देख सकते हैं कि ये कंपनी है। तो सबसे पहले तो कंपनी लाभ के लिए बनाई गई एक ऐच्छिक संस्था है जिसकी पूंजी हस्तांतरित अंशों में अविभाजित होती है, अर्थात इसके अंश साधारणतः खरीदे और बेचे जा सकते हैं। सदस्यों का उत्तरदायित्व साधारणतः सीमित होती है। जो शेयर होल्डर होते हैं इनका जो दायित्व होता है वो सीमित होता है। इसका अस्तित्व जो है एंटाइटीज जो है होता है वो
स्थायी होता है एवं विधान द्वारा निर्मित एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसका व्यवसायिक का एक सार्वमुद्रा मतलब कॉमन सील द्वारा शासित होता है। कोई व्यक्ति कंपनी के ऊपर तथा कंपनी किसी भी व्यक्ति के ऊपर वाद अभियोग चला सकती है। ठीक है, तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे एक हम लोग नेचुरल पर्सन होते हैं, तो सरकार के तरफ से जो भी हम लोग को सुविधा दिया जाता है एक कंपनी को भी मिलता है, बट अंतर ये है कि कंपनी के पास हाथ पैर नाक कान आँख नहीं होता है और नेचुरल पर्सन के पास हाथ पैर नाक कान दिमाग सब होता है। कंपनी को चलाने के लिए एक डायरेक्टर और कुछ मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया जाता है, जिसके आधार पर कंपनी चलता है। तो कंपनी अधिनियम 1956 के हिसाब से, ठीक है, 1956 के हिसाब से जो अधिनियम 1956 में बना था, उसके हिसाब से एक कंपनी विभिन्न व्यक्तियों का समूह है जिसका संगठन किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। ठीक, कंपनी उसे बोलते हैं जो कंपनी अधिनियम के द्वारा बनाया गया हो, उसे हम लोग कंपनी बोल सकते हैं। यही डेफिनेशन 2013 में भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार भी हम लोग जो डेफिनेशन दिया हुआ है एक्ट में, वो है कंपनी से इस अधिनियम के अधीन निर्मित कंपनी से है या किसी पूर्व के कंपनी अधिनियम से बनी कंपनी से है, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में बताया गया है। ठीक है, तो कंपनी का कुछ विशेष लक्षण होते हैं, कुछ विशेषता होते हैं जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला होता है कि एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। एक ऐसा पर्सन होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो लॉ के हिसाब से बनाया जाता है, जन्म होता है जिसका। ठीक है, एक कंपनी का जन्म कानून के हिसाब से, कानून का जो एक्ट में जो प्रावधान है उसके आधार पर हम लोग कंपनी का निर्माण करते हैं और कंपनी को चलाते हैं। दूसरा विशेषता है, एक विख्यात कवि टेनीसन अपने शब्दों में कंपनी के बारे में बताया था कि मैन मे कम, मैन मे गो, बट आई गो ऑन फॉर एवर। इसका मतलब होता है कि लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बट कंपनी चिरकाल तक रहेगा। मतलब इसका अस्तित्व कभी ख़त्म नहीं होता है, ये हमेशा अपना अस्तित्व को बनाए रखता है और इनका जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो तीसरा इसका कंपनी का तीसरा विशेषता होता है सेपरेट लीगल एंटिटीज़। कंपनी का जो अस्तित्व होता है वो सेपरेट लीगल एंटिटीज़ का मतलब होता है जो अस्तित्व होता है वो सेपरेट होता है। जो उसका शेयर होल्डर है और जो कंपनी है, दोनों का अस्तित्व अलग अलग होता है। कंपनी अपना लॉन्ग टर्म पीरियड तक चलता रहता है और उसका शेयर होल्डर उससे अलग होते हैं। शेयर होल्डर का उसके साथ जो संबंध होता है वो सिर्फ उतना दूर तक होता है जितना दूर तक वो पैसा लगाया है। ठीक है, जितना रुपया का वो शेयर खरीदा है। तो दोनों का अस्तित्व क्या होता है, अलग होता है। लाभ के लिए ऐच्छिक संस्था है, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट। मतलब कंपनी क्या है, एक लाभ कमाने वाली कंपनी होता है, एक संस्था होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। पांचवा विशेषता है नंबर ऑफ मेंबर्स। एक सार्वजनिक कंपनी में जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होता है उसका जो मेंबर्स होते हैं मिनिमम 7 हो सकते हैं और मैक्सिमम जो उनका शेयर होता है उसके हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर जितना इशू कर सकता है, सब ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल जिसको बोलते हैं, उतना मेंबर वो बना सकता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हम लोग बना सकते हैं जिसमें मिनिमम 2 आदमी मेंबर बनाना ज़रूरी होता है और मैक्सिमम 200 मेंबर बना सकते हैं आप।
लिमिटेड लायबिलिटी, छठा जो विशेषता है वो लिमिटेड लायबिलिटी है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि एक शेयर होल्डर अगर 10 रुपये का शेयर खरीदा है तो उसका लायबिलिटी भी 10 रुपये के बराबर होगा, इससे ज़्यादा पैसा नहीं डूब सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है। प्रतिनिधि व्यवस्था, कंपनी का जो भी सिस्टम होता है चलाने का, उसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उसमें जो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैनेजमेंट सिस्टम में मैनेजर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, ये लोग कंपनी को चलाते हैं। कोई शेयर होल्डर खुद जाके कंपनी नहीं चलाते, इसलिए बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट सिस्टम होना। ठीक है। आठवां जो विशेषता है वो कॉमन सील है। कोई भी कंपनी अगर रजिस्टर्ड होता है तो सरकार के तरफ से उनको एक मोहर दिया जाता है, जिसको वो हर एक डॉक्यूमेंट में यूज़ करना होता है। अगर वो मोहर आप यूज़ नहीं करते हैं, सील नहीं लगाते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट कंपनी का नहीं माना जाता है। नाइन्थ फीचर्स है लिमिटेशन ऑफ एरिया ऑफ ऑपरेशन। कार्य क्षेत्र की निर्धारित सीमा होती है। कंपनी के कार्य क्षेत्र की सीमा अपने पार्षद नियम और अंतर नियमों के अंतर्गत ही काम कर सकती है। अगर कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं, उसमें जो नियम आप लिखे हैं उसी के आधार पर आप कंपनी को चला सकते हैं, अपना से कोई अलग से रूल रेगुलेशन अप्लाई नहीं कर पाते हैं। 10वां विशेषता है कि राइट टू स्यू, मतलब कंपनी किसी के ऊपर केस मुकदमा वाद विवाद ला सकता है, जज कोर्ट जा सकता है, अपना न्याय मांग सकता है, जैसे कि एक नेचुरल पर्सन मांग सकते हैं। और 11th फीचर्स जो है अंशों का ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप। जो शेयर आप खरीदते हैं उसको आप ट्रांसफरेबल होता है, वो कभी भी अपने ज़रूरत के हिसाब से आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये कुछ फीचर्स थे। अब इनका कुछ वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं आप, टाइप्स ऑफ कंपनी बोल सकते हैं। तो कंपनी को बेसिकली हम लोग दो भाग में बांटे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर। लायबिलिटी के आधार पर, नंबर्स के आधार पर, और थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग कर सकते हैं कंपनी को ऑनरशिप के आधार पर। ठीक है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि कंपनी का प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी के हिसाब से दो तरह का कंपनी होते हैं। एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और एक कंपनी लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। दो तरह का हो कंपनी का, जो शेयर के आधार पर, और एक होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी के आधार पर। शेयर के आधार पर जब हम लोग करते हैं कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन, तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी दो तरह का होता है। ठीक है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर जो होता है वो जो इतना शेयर आप खरीदे हैं आपका लायबिलिटी बस उतना ही दूर तक का होता है। अगर 10 शेयर खरीदे हैं 10 रुपया वाला, तो 10 दूनी 10 रुपया वाला शेयर खरीदे हैं, 10 रुपया वाला 10 शेयर, तो हो गया आपका 100 रुपया। तो 100 रुपया का ही लायबिलिटी आपका होगा। लिमिटेड हुआ कि अनलिमिटेड हुआ? लिमिटेड हुआ। अब एक होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ये थोड़ा समझ लेना ज़रूरी है, आपको जनरली समझ में नहीं आता है लोगों को। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब होता है जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है उस समय, उसके बाद जब वो शेयर बाज़ार में बेचते हैं तो शेयर होल्डर को कुछ गारंटी देना पड़ता है। जैसे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का अर्थ होता है जब कंपनी का शेयर कोई शेयर होल्डर खरीदते हैं तो उसको शेयर होल्डर से कुछ गारंटी लिया जाता है। वो शेयर होल्डर जब कंपनी का समापन होता है, मतलब कंपनी का लिक्विडेशन होता है, उससे 1 साल के भीतर अगर कोई कंपनी कोई शेयर होल्डर अपना कंपनी का जो शेयर है उसको किसी दूसरे लोगों को ट्रांसफ़र भी कर देते हैं अगर, तो एक गारंटेड अमाउंट पहले से डिसाइड किया रहता है कि अगर लिक्विडेशन होगा तो आपको कम से कम ये गारंटी वाला पैसा कंपनी को फंड में जमा करना होगा। तो अगर आप किसी कंपनी का शेयर होल्डर हैं और कंपनी की स्थिति ठीक नहीं है, तो आप 1 साल से पहले अगर कंपनी का शेयर बेच दिए हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर 1 साल अभी लिक्विडेशन का 1 साल पहले आप नहीं बेचे हैं, 1 साल के भीतर ही 9 महीना में ही बेचे हैं, तो आप
आपको कंपनी का जो गारंटेड अमाउंट आपके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था वो अमाउंट आपको कंपनी के फंड में जमा करना होगा। तो इस तरह से आप कंपनी का जो शेयर होल्डर तो है, बट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वाले शेयर होल्डर हैं। और दूसरा इसका जो टाइप्स है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी मतलब असीमित दायित्व वाली कंपनी। यहाँ पर क्या होता है कि कंपनी का जो लायबिलिटी होता है असीमित होता है, मतलब आप शेयर जितना खरीदे हैं उतना ही तक सीमित नहीं होता है, उससे ज़्यादा अगर अमाउंट डूब जाता है कंपनी का तो आपको उसको फिर से भरना पड़ सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर, कंपनी का जो मेंबर्स होते हैं उसके आधार पर भी हम लोग कंपनी का वर्गीकरण करते हैं। जैसे प्राइवेट कंपनी में जो सदस्यों की संख्या होता है मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 200 होते हैं। 1% कंपनी भी हो सकते हैं जिसमें कंपनी का जो मालिक होता है वो सिंगल मालिक होता है, सिंगल शेयर होल्डर होता है और वो सारा शेयर खुद खरीदता है और दूसरे लोगों को नहीं बेचता है। तो उसके आधार पर एक ही संख्या है मालिक का, मतलब शेयर होल्डर का। तो वैसे कंपनी का जो नंबर ऑफ मेंबर्स के आधार पर सार्वजनिक कंपनी होते हैं, मतलब पब्लिक कंपनी होते हैं, जिसमें मिनिमम 7 और मैक्सिमम जितना शेयर ऑथराइज्ड हुआ है उतना मेंबर बना सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में 200 मैक्सिमम है और सार्वजनिक कंपनी में ऑथराइज्ड कैपिटल अगर आपका 1 करोड़ है तो आप 1 करोड़ मेंबर बना सकते हैं। एक शेयर सब कोई खरीदेगा, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड हो गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, हाँ, स्वामित्व के आधार पर भी कंपनी का वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट की कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। तो गवर्नमेंट वाली कंपनी के बारे में तो समझ में आ रहा है। कंपनी अधिनियम 2013 का सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 में आप गवर्नमेंट वाली कंपनी का डेफिनेशन आपको मिल जाएगा। और ऐसा कोई भी कंपनी जो बाज़ार में चल रही है और उसका 51% अगर शेयर गवर्नमेंट खरीद लेती है तो वो गवर्नमेंट की कंपनी होती है, ठीक है। गैर सरकारी कंपनी से उस कंपनी से है जिसका स्वामित्व एवं नियंत्रण निजी व्यक्ति के हाथ में होता है। मतलब प्राइवेट व्यक्ति, मतलब प्राइवेट पर्सन के हाथ में जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है उसको हम लोग प्राइवेट कंपनी बोलते हैं।